हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। हिंदी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आज 5वीं क्लास करेंगे हम और इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न दिया है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में जब हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हा की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, या वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, नीलकंठ जो है योग रूढ़ शब्द है। नीला है जिसका कंठ, ठीक है, तो इसमें योग भी हो रहा है, ठीक है, योग शब्द है, और रूढ़िवादी भी शब्द है, ठीक है, रूढ़ जो पुराना प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा है, फिर उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, वो उदाहरण देखना है। ऑप्शन है गर्म से गर्मी, घबराना घबराहट, लड़का से लड़कपन, दूर से दूरी। तो यहाँ पे भाववाचक जातिवाचक हो गया हमारा लड़का, और उसका भाववाचक संज्ञा हो गई लड़कपन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, या शकर्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे? अकर्मक। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे पड़ता है लिखा है, नहीं मैंने ध्यान में दिया, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर यहाँ पे अगर नहीं होता तो हम उसको क्या करते? अकर्मक लगाते, पर है तो यहाँ पे सकर्मक लगाएंगे, ठीक है। क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है तो वो क्रिया कैसी हो जाती है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से उर्दू का उपसर्ग है। तो उर्दू का उपसर्ग हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हम, भर, अध, या अन। तो यहाँ पे उर्दू का उपसर्ग होता है हम, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणादि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय कहलाते हैं। तो कौन से अव्यय कहलाते हैं? जब हर्ष, शोक, प्रशंसा या घृणा जैसे भाव को प्रकट करना हो तो जो शब्द यूज करते हैं वो किस तरह से कहलाते हैं? ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, या विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे हर्ष से रिलेटेड शब्द हम जैसे हमने बोला कि अरे वाह, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, अरे वाह, ठीक है, यानी कि ये एकदम से हर्ष के जैसा बोला है तो ये विस्मय आदि मतलब एकदम अचंभित होना, या फिर शोक वाला शब्द अरे, या हाय राम, ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कारक है। तो पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कौन सा कारक होगा, क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, या अपादान कारक। ठीक है, तो कारकों की विभक्ति आप लोग देख लेना, या नहीं सीखा है अभी तक तो सीख लेना, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? तो वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? ऑप्शन है कि, मैं, से, या को।
तो यहाँ पे वेतन वृद्धि, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, में, यानी कि वेतन में वृद्धि। ठीक है, तो में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रखर शब्द है, प्रखर शब्द कैसा शब्द है? ऑप्शन है संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो प्रखर शब्द जो है वो है विशेषण शब्द है। ठीक है, प्रखर या प्रवीण, ठीक है, या निपुण, ठीक है, तेज, तो इस तरह से इसका ये विशेषता बताने वाला एक शब्द है। अगला प्रश्न है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ने, के लिए, से या को। तो आप लोगों ने यदि जो विभक्तियां पढ़ी होंगी कर्ता कर्तव्य वाली, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ पे को आ जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जिसे कहते हैं, ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण, ठीक है, वर्ण, जैसे आ हो गया, फिर वर्ण से मिलके बनता है शब्द, ठीक है, और शब्दों से मिलके बनते हैं वाक्य, और वाक्यों से मिलके बनता हमारा पूरा पैराग्राफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभव में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो अनुभव में इक प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनता है देखते हैं। ऑप्शन अनुभविक, अनुभाविक, आनुभाविक या आनुभविक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अनुभविक। अगर हम अनुभव में इक लगाएंगे तो अनुभविक बन जाएगा शब्द। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऑप्शन है लिपि, देवनागरी, बच्चे या भाषा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बताया गया है? तो बच्चे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चे बहुत ही गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। अब रेखांकित अंश तो यहाँ पे शो नहीं कराया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो तो यहाँ पे मात्राओं में बहुत सी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेखांकित हो गया है यहाँ पे। अब देखते हैं कुल गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित यानी बहुत सी गलतियां, ठीक है, उनकी गलती गिनती नहीं की जा सकती, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक, ये सभी जिसके उदाहरण हैं वो हैं विशेषण के। ठीक है, विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है किस शब्द में इत प्रत्यय है? तो ऑप्शन है प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चिंत। तो यहाँ पे इत प्रत्यय जिसमें है वो है प्रोत्साहित। ठीक है, प्रोत्साहित या प्रोत्साहन, उसमें इत प्रत्यय प्रोत्साहित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छात्र का बहुवचन है। ऑप्शन है छात्रों, छात्राएं या छात्र। ऑप्शन बी गायब है, लेकिन फिर भी छात्र का बहुवचन
कौन सा हो जाएगा? छात्रों। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? तो आवरण में उपसर्ग कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन है नी, बी है निवाह, या फिर परि, या पर्य। तो यहाँ पे आवरण में यदि हम कोई उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा पर्यावरण। ठीक है, पर्य प्लस आवरण, तो इससे बनेगा हमारा पर्यावरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑप्शन है काल्पनिक शिक्षक, या काल्पनिक शैक्षिक, काल्पनिक शिक्षक, या काल्पनिक शैक्षिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, कल्पना में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक, और शिक्षा में लगाएंगे एक प्रत्यय तो हो जाएगा शैक्षिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस तरह इतिहास से ऐतिहासिक बनता है उसी तरह तत्काल से क्या शब्द बनेगा? तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनिए। ऑप्शन है तत्कालीन, तात्कालीन, तात्कालिक, या फिर तत्कालिक। तो तत्काल में एक प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा? तात्कालिक। ठीक है, इतिहास में लगाया तो ऐतिहासिक बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तरह कमनीय से कमनीयता बनता है उसी तरह संभाव्य से क्या शब्द बनेगा? ऑप्शन है संभावना, संभावतः, संभाव्यतः, या फिर संभावनावान। तो यहाँ पे कमनीय से कमनीयता बना तो संभाव्य से संभाव्यता ही बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस तरह शिव से शैव बनता है उसी तरह जीव से क्या बनेगा? निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनना है। ऑप्शन है जीवन, जैव, जैविक, या जीव विज्ञान। तो जीव से क्या बनेगा? जैव। शिव से शैव बना तो जीव से जैव बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, या अपादान कारक, ऋण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है मैं धीरे धीरे शब्द है, क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे यानी कि क्रिया भी है धीरे धीरे, और विशेषण भी है। ठीक है, विशेषता भी है धीरे धीरे, स्लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। ठीक है, तो अपमान में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो अपमान में प्रत्यय लगा है, ऑप्शन है अब, उप, अति, या अप। तो अपमान में प्रत्यय लगा हुआ है अप। ठीक है, प्रत्यय नहीं है यहाँ पे, उपसर्ग होगा, सॉरी। ठीक है, उपसर्ग, तभी हम इनमें से चूज कर पाएंगे, तो उपसर्ग ही बताना है। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखा है, दुर्वस्था। तो दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, दुस, या दुर, या अब, या दु। तो यहाँ पे दुर उपसर्ग लगा हुआ है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराजय। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परी, प्र, या परा, या अ। तो यहाँ पे पराजय में परा उपसर्ग लगा है। ठीक है, जय या पराजय, तो परा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी की सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के हैं। ठीक है, तो जिनकी सब्जेक्ट हिंदी है, या जो एमपी टेट, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 1 या 2 के जो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं,
आने वाले एग्जाम्स की, तो उनके लिए ये बेस्ट क्लास हो सकती है। अगर आप लोगों में से, मेरे व्यूअर्स में से कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो उनको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं का ही थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं और अगर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से तैयारी हो जाती है, तो इससे बहुत ही आपको तैयारी में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में।